महाराष्ट्र में 29 नगर निगम के चुनाव की प्रक्रिया जारी है। जोर शोर से कैंपेन चल रहे हैं। कई गठबंधन इस वक्त सामने आए, कहीं पे 2 गठबंधन एक दूसरे के सामने हैं तो कहीं 3 गठबंधन एक दूसरे के सामने नजर आए। कांटे की टक्कर है। ऐसे में कई आरोप प्रत्यारोपों के साथ ही कई निर्दलीय जो हैं वो भी इस वक्त चुनावी मैदान में। ऐसे में खासकर जो निर्विरोध चुनकर आए हैं वो भी आंकड़ा काफ़ी बड़ा है, जिसको लेकर जो सत्ताधारी हैं उन्होंने बढ़त बना ली अभी से। ऐसे में जो विपक्ष है वो क्या सोच रहा है, क्या उनकी रणनीति है, सब जानने के लिए हमारे साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार गुट के महाराष्ट्र के अध्यक्ष शशिकांत शिंदे हैं। महाराष्ट्र का 29 नगर निगम, खासकर कहें तो पूरा महाराष्ट्र चुनाव में इस वक्त व्यस्त है, पूरी लीडरशिप व्यस्त है। ऐसे में राष्ट्रवादी कांग्रेस इस पूरे चुनाव में कहाँ पे खड़ी है, कैंपेन किस तरह से आपका चल रहा है और क्या रुख नज़र आ रहा है? महाराष्ट्र में हम लोग कुछ जगह पे जो इलेक्शन हो रही है वहाँ पे हम लोग 650-700 के ऊपर कैंडिडेट को खड़ा किया है। 16-17 जगह पे हम लोग अलायंस कर रहे हैं और जहाँ पे खुद के ताकत पे कई शिवसेना के साथ गठबंधन कर रहे हैं, कहाँ पे कांग्रेस के साथ गठबंधन हो रहा है। लोकल जहाँ पे हमारी डिमांड है वैसे हम लोग उनके साथ बीजेपी छोड़ के सब जगह पे गठबंधन कर रहे हैं। माहौल ऐसा है कि आज के राजनीति में जो चुनाव के जो पहला चुनाव हुआ उसमें जो रिज़ल्ट आया है उसके बाद ये चुनाव हो रहे हैं, उस चुनाव में भी लोगों में एक प्रकार का जो है उत्साह है, सरकार के खिलाफ आक्रोश है, लेकिन उनको इनकैश करने के लिए जो रणनीति जो जिस तरीके से होनी चाहिए उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हमने देखा है कि पूरे बम्बई में हम लोग ने अलायंस किया है, वहाँ पे हमें जितनी उम्मीद थी टिकट मिलने की उतनी मिली नहीं, लेकिन हम लोग चाहते थे कि वहाँ पर अलायंस होना चाहिए। वैसा हमारा शिवसेना, मनसे और हमारा गठबंधन हुआ है। हम चाहते थे कि कांग्रेस भी उसमें शामिल हो, लेकिन उन्होंने बोला कि मनसे रहेगी तो हम लोग शामिल नहीं होंगे। लेकिन कुछ जगह पे उन्होंने फिर मनसे के साथ अलायंस भी किया था, ठीक है, लेकिन उसका बंटवारा नहीं होने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे। लेकिन अभी तो मुंबई में ऐसा है और नवी मुंबई में भी वैसा हुआ है। नवी मुंबई में भी हम लोग चाहते थे, लेकिन आखिरी तौर पे शिवसेना और मनसे ने जिस जगह पे डिमांड की थी वहाँ पे हमारे भी चुनाव में लोग चुन के आ सकते थे। उसके लिए थोड़ा सा वहाँ गठबंधन लास्ट दिन में मैत्रीपूर्ण इलेक्शन करने की हमारी कोशिश रही है। उसमें कांग्रेस और हम लोग एक साथ में रह रहे हैं। हर जगह पे अलग अलग तरीके से पुनाना और पिंपरी चिंचवड़ में अजीत दादा गट के साथ हम लोग जा रहे हैं, खुदा कहीं पे वंचित पे साथ जा रहे हैं। ऐसे बहुत जगह पे हम लोग अलायंस करके बीजेपी के जो अभी चुनाव चल रहे हैं उसमें बीजेपी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आप बीजेपी को रोकने की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले ही बीजेपी 43 सीट ले आती है। सारे जो उनके खिलाफ खड़े होने वाले थे वो सभी उन्होंने फॉर्म वापस ले लिए, नामांकन पत्र वापस ले लिए। 43 की बढ़त तो मतदान से पहले ही बीजेपी ने ले लिया। सिर्फ बीजेपी नहीं, एकनाथ शिंदे भी बढ़त बना चुके हैं। अजीत दादा का भी खाता खुल चुका है। मैंने एक बार पहले कहा था, कुछ दिनों के बाद चुनाव करने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसी स्थिति देश में और राज्य में हो रही है। अगर चुनाव होता है उसका वोट किधर जाता है वो पता नहीं चलता है, और होने के बाद चुनाव होने के बाद क्या करना चाहिए उसके लिए क्या कोशिश करते हैं। आपको मालूम होगा कि विड्रॉल ऐसे नहीं होते हैं। अगर इतने 64 कैंडिडेट अगर विड्रॉल करते हैं और हम लोग वहाँ पे हर जगह पे बैनर लगा रहे हैं निवडणूक आयोग कि वोट करो, वोट करो, निर्भयता से वोट करो। वोट का मौका ही नहीं मिलेगा तो कहाँ निर्भयता से वोट करेंगे। और जो कैंडिडेट है वो भी निर्भयता से किधर रह रहे हैं, उनके ऊपर ज़बरदस्ती की जाती है, दबाव डाला जाता है, प्रेशर किया जाता है। और इलेक्शन के लिए मुझे मालूम पड़ा, सच झूठ मालूम नहीं, लेकिन इलेक्शन में जिस तरीके से विड्रॉल करने के लिए प्रलोभन दिखाया जाता है, 25 लाख से लेके 50 लाख तक बातचीत चल रही है, तो मेरे ख्याल से अभी आम आदमी चुनाव लड़ेगा ये कोशिश में रहना नामुमकिन है। ऐसा ही रहा तो मेरे ख्याल से कुछ दिनों के बाद तो अभी खाली 43 और 64 कैंडिडेट बिनौरत हो गए हैं, कुछ दिनों के बाद उससे भी ज़्यादा हो गए। और चुनाव के बाद हम कितने जीतेंगे उसके ऊपर भी बताते हैं कि हम लोग इतने जीतने वाले हैं।
यानी पहली जैसे चुनाव हो रहा था, अभी वो चुनाव ऐसा रहा नहीं है। अभी लोकशाही को रखने के लिए अपोजिशन लड़ रहे हैं। उनके पास सामग्री नहीं है, साम दाम दंड भेद नहीं है। आज तो साम दाम दंड भेद इतना लगाते हैं, इतना पावर लगाते हैं, उतने हम लोग कम पड़ते हैं, ये तो मानना पड़ेगा। और उसके बाद भी हम लोग लड़ रहे हैं, ये कम नहीं है। कोई तो विरोध करके लड़ रहा है, ये कम नहीं है। मेरे ख्याल से पूरे देश में, राज्य में और ये कारपोरेशन के इलेक्शन में भी, अभी कारपोरेशन के इलेक्शन में अगर ऐसा बदलाव होगा, अभी कल जिला परिषद पंचायत में यही हाल है, यही सिस्टम है, बाकी कुछ बदलेगा नहीं। और ये अगर ऐसा हुआ तो मुझे किसी ने तो बताया कि नोटों का नोटा अगर रखा है तो वोटिंग के लिए नोटा का इस्तेमाल करना चाहिए, वो इलेक्शन क्यों नहीं ले। चुनाव आयोग ने कहा तो बदलाव करना चाहिए, उन्होंने ऐसा करना चाहिए कि बिनर होगा तो, लेकिन उसको चुनाव करके आना ही पड़ेगा। ऐसा कुछ ना कुछ कानून बदलना पड़ेगा, नहीं तो कुछ दिनों का चुनाव भी करने के लिए ये लोग राजनीति करेंगे। आप लोग की ओर से शायद एक खत भी लिखा गया है चुनाव आयोग को कि जहां इस तरीके से निर्विरोध चुनकर आए हैं उन जगहों पे दोबारा मतदान होने की ज़रूरत है, क्योंकि पहले से चुनाव आयोग तफ्तीश तो कर ही रहा है कि कहीं दबाव तो नहीं डाला गया जिन लोगों ने विड्रॉल कर लिया। आप लोग ये भी मांग कर रहे हैं ना कि दोबारा वहाँ पे मतदान। तो कल सीएम साहब ने ऐसा बोला है ना कि पहले यूएम मशीन पे बोल रहे हैं, अभी बोले कि दबाव डालने की, चुनाव में दबाव डालते हैं ज़बरदस्ती। अरे यार खुद टीवी पे दिख रहे हैं वोटिंग कैसा होता है, मारामारी कितनी होती है, पैसा कैसा बांटा जाता है। हमने उनके मित्र पक्ष से बोल रहे हैं। और उसके कम चुनाव में विड्रॉल के लिए इलेक्शन कमिश्नर का ऑफिसर बैठा रहता है, उसके सामने आके उसको दादागिरी करके ज़बरदस्ती साइन करके लेते हैं। वो हमने देखा है ना, 10 15 20 लोग आते हैं, लड़के लोग लेके उनको अंदर घुसा देते हैं, चलो विड्रॉल करो। वो प्यार से आता है, बाहर आके वो रोता है। यानी ये लोकशाही है, आजकल वो लोकशाही को मान्यता हुई है। वैसे में हम लोग बोल रहे हैं कि अगर विरोध करना है, मैं एक आध आदमी समझ सकता हूँ कि लोग बोलते नहीं इसको ही लिखना है, बाकी उसको किसको वोट नहीं देगा, तो उसमें 1 2 आदमी हो सकता है, 64 आदमी अपोजिशन का एक भी विरोध नहीं आए, इनका कैसे आ गया। तो उसमें सबको समझता है, सबको मालूम है। तो ऐसे में जब सब आप जैसे कह रहे हैं कि साम दाम दंडभेद, बीजेपी हो, शिवसेना हो, एकनाथ शिंदे की, ये सब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लगता है कि जो मतदान होगा, जो रिजल्ट आएंगे वो आपके फेवर में बहुत ज़्यादा नहीं है कि आप लोगों ने अभी से एक तरह से हार स्वीकार कर ली है? हार नहीं स्वीकार की है, हार नहीं स्वीकार किया है। लोगों के मन में क्या है उसको अधिकार तो दो वोटिंग करने का, वो अधिकार भी आप नहीं ले दे रहे। आप विरोध करके वो विरोध हो गया तो लोगों ने किधर उसको चुना है। वो तो अपने कानून के उसमें कोई आपके सामने खड़ा नहीं रहेगा। और उनका मुंबई का प्रेसिडेंट बताता है कि नहीं नहीं चुनाव किया है हमने, विरोध एक अपोजिशन वाला है, वो कैंडिडेट को खड़ा नहीं कर सके। अरे कैंडिडेट को खड़ा करने के बाद उसको विड्रॉल करने के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं, उसको लोकशाही कहते हैं। और हमने हार नहीं माने तो भी हम लोग लड़ रहे हैं ना। लेकिन जनता अगर सोचती है, जनता के मन में क्या है हमें पता है, अगर वो सोचेगी तो ये सब जो उनकी सिस्टम है ना, उसको एक बार विरोध जनता जरूर करेगी, इतना अपना को विश्वास है। दूसरा अगर हम बात करें खासकर मुंबई की, तो मुंबई में मेयर को लेकर अभी से जो बातें चल रही हैं कि मेयर खान होगा या मेयर उत्तर भारतीय होगा या मेयर मराठी होगा, ये जो बातें चल रही हैं, तो मेयर कौन होना चाहिए? कैसे आप देख रहे हैं? जो पार्टी ऐसी बात कर रहे हैं ना, जो नेता ऐसी बात कर रहे हैं, उसको मुंबई के सड़कों में लेके जूतों से मारना चाहिए, ऐसा मेरा सवाल है। शायद मैं गुस्से से क्यों बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र में मुंबई है, वहाँ मुंबई में हर कौम के हर जात के लोग रहते हैं। चुनाव में क्या होना चाहिए प्रचार, विकास का मुद्दा, मुंबई को कैसे डेवलप करेंगे, कारपोरेशन में हम लोग कौन से का, जहाँ पे हम लोग इलेक्शन रहे वही कहाँ पे हो गए, वहाँ पे भाषिकवाद आ गए, प्रांतवाद आ गया। भाषिकवाद में कहते हैं कि महापौर ये होगा, अरे तुम उनको बंटवारा कर रहे, उत्तर भाषीय होगा, उनको बताते हैं, ये राजनीति की चाल है कि उनको लगे अपना मेयर होना चाहिए, कौन सा पार्टी कर रहे तो लोग चले जाएंगे। ये बहुत गलत हो रहा है। पहला और दूसरी भी है कि बाहर के लोग आके यहाँ पे कैंपेनिंग करेंगे, यानी उनको जो वहाँ के राज्य के उनके प्रमुख आएंगे, उनके लोकप्रिय नेता आएंगे और वहाँ पे बोलेंगे नहीं अपने को वोटिंग करना है।
ये जो कल्पना है वो गलत है। ये फिर कोई बोलता है ये इलेक्शन हो जाता है, इलेक्शन होने के बाद जो स्थिति होगी ना वो भयानक होती है। बात अगर करें कि खासकर अगर उद्धव ठाकरे या राज ठाकरे बात करते हैं कि मेयर होगा वो मराठी ही होगा, ये उनका दावा है। बीजेपी कहती है कि हिंदू होगा और मराठी होगा। कहीं से और एक नारा चल निकलता है कि मराठी हिंदू में नहीं है, मराठी होगा हिंदू होगा। तो ये लोग भी वही बोल रहे हैं, वो लोग भी वही रहे, तो सब लोग बोलना चाहिए। भाई उनके पार्टी के लोग कैसे बोल रहे हैं कि अरब और भाषिक होगा? बीजेपी ने क्लियर करना चाहिए। और ये कौन बोलता है बुरखा वाला होगा, ये होगा, वो होगा? है जो उसकी बात कर रहे हैं। किसने अधिकार दिया है? वोटों के लालच के लिए जिस तरह से के आज पे राजनीति कर रहे हैं वो धोखा है। आज नहीं तो कल देखो, कल बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हुई। निश्चित हम लोग सब करेंगे, भारतीय का वो स्वाभिमान है। अगर ऐसा होता है तो उसको वही उसी तरीके से जवाब देना पड़ेगा ना। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी देश के पंतप्रधान और केंद्र की सरकार की है। मुख्यमंत्री भी कहते हैं रोहिंग्या मुस्लिम और बांग्लादेशी मुस्लिम को हटाया गया। नहीं, ये कभी, अरे तुम्हारे पास इतनी पावर है ना। इस बांग्लादेश को कांग्रेस के ज़माने में स्वतंत्रता मिली है ना। एक टाइम हमने उनको स्वतंत्रता दी है। स्वतंत्र होने के बाद आज अगर उधर वैसी तरीके से बात करते हैं, फिर वो उसके लिए जो बांग्लादेश का प्लेयर आएगा उसके ऊपर राजनीति हो रही है, फिर उसको बोलेंगे इसको करेंगे, उसका लोगों को करने की नौबत क्यों आ रही है? अरे देश ने तुरंत उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, लेकिन उसका भी इस्तेमाल राजनीति के लिए करना है। क्यों कर रहे हैं? इसके जिम्मेदार आप हैं। उसके अलावा खासकर अगर हम अब आप सोच रहे हैं क्या कि जिस तरीके से मेयर को लेके अभी से भाषिक वाद, खासकर भाषा का वाद इस्तेमाल कर रहे हैं, या मराठी हिंदू, हिंदू मराठी, फिर कहीं से बात चल जाती है कि कलमा पढ़ने वाली या बुरखा वाला मुसलमान होगा, मतलब इस तरीके से बात चलती है। तो पोलराइजेशन ऑफ वोट जिसकी वजह से होता है वो उसके पीछे की राजनीति है। हाँ, राजनीति वही काम कर रहे हैं वो लोग। कैसे कैसे करके राजनीति में अपने पास वोट आना चाहिए, उसकी राजनीति चल रही है। मैं वही बोला कि ये कभी ऐसा हुआ नहीं था, ना कॉरपोरेशन के इलेक्शन में हुआ महाराष्ट्र में, ना कभी चुनाव में हुआ। लेकिन आज जानबूझकर ये क्या बात निकाली जाती है, वो मैं आज भी बोलता हूँ। अगर एक मोहल्ले में सब लोग जाति के धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन इनकी राजनीति की गलत राजनीति की वजह से वो एक दूसरे के पास दुश्मन की तरफ से देख रहे हैं, और इसका असर अभी क्या नहीं पड़ रहा है, आने वाली पीढ़ी में पड़ने वाला है। तो आपको लगता है कि अगर उद्धव का राज ठाकरे भी मराठी ही मेयर होगा ये बात कर रहे हैं तो उनको भी नहीं करनी चाहिए? नहीं, देखो, वो चुनाव जीतने के बाद अधिकार वोटर को है। वोटर किसको देंगे, फिर उनमें चुनाव हुआ कि जो कारपोरेटर होगा वो उसको किसको करना है। लेकिन महाराष्ट्र में मुंबई है, मुंबई में मराठी का ही मेयर होना चाहिए। अगर वहाँ के लोगों ने बोला, कोई पार्टी ने बोला, उधर गलत क्या बोला है? लेकिन वो कभी बोले जब बाकी के लोग अलग तरीके से बोले। कृपाशंकर सिंह ने पहले हिंदी भाषी का निकाला, तभी ये बोले थे क्या? उसके पहले आशीष शेलार बोला ना मराठी होने वाला है, तो कृपाशंकर सिंह ने क्यों बात छेड़ी? और वही कृपाशंकर ने क्यों छेड़ी? मैं आशीष शेलार बोलता तो मैं समझता था, लेकिन कृपाशंकर सिंह ने छेड़ी, इसका मतलब उसको बोलने के लिए बोला होगा। वो तो उन्होंने मीरा भाईंदर के संदर्भ में। अरे मीरा भाईंदर, अरे न्यूज़ क्या मीरा भाईंदर की हुई? वो तो न्यूज़ वहाँ मुंबई में आएगी, न्यूज़ मुंबई में आएगी ना, ऐसी थोड़ी होती है। दूसरा सवाल ये है कि पुणे और पिंपरी चिंचवड में आप अजीत दादा पवार के राष्ट्रवादी के साथ इस वक्त हैं, वहाँ पे क्या स्थिति ठीक है आप लोगों की? खासकर उन्होंने जिन लोगों को दिया हुआ है टिकट उसको लेकर काफ़ी चर्चा चल रही है, जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है उनके घर के लोगों को दिया हुआ है। ऐसा है कि उसका सवाल का जवाब अजीत दादा और उनकी पार्टी करेगी। मेरा सीधा सवाल है, उन्होंने कहा कि जिसके घर में ऐसा कोई है उनको क्यों जिम्मेदार पकड़ते हैं। मैं दूसरा बात से बात करता हूँ। इस देश में जब भी चुनाव होता है, लोकसभा का हो
एमपी का हो, कारपोरेशन का हो या विधिमंडल का हो, तभी पूरी यादी आती है कौन से पार्टी में कितने लोग बाहुबली है, कौन से पार्टी में कितने लोग दादागिरी करने वाले। कानून में क्या लिखा है, जब तक उसको सजा नहीं होती तब तक वो गुनहगार नहीं है। बराबर है, मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ। कानून किसने बदलना चाहिए? खाली अजीत दादा के पार्टी में ही गुंडा है, ये किसने कहा है? कितनी पार्टी में आपको बताओ। अभी अगर यादी लेके बैठेंगे मुंबई की भी और यादी लेके बैठेंगे पूरे देश की भी, राजनीति की जितनी पार्टी है उनका यादी निकालो, उसमें कितने लोग बाहुबली है देखो, क्योंकि उनके सिवा सत्ता आती नहीं है। आपकी पार्टी में भी? हमारे पार्टी में दिखाओ कौन है? आप कह रहे हैं सबकी पार्टी में। नहीं, मैंने बात बताई है। वो कैसे, वो लोग कहाँ जाते हैं? जो सत्ता में है उसके पास ही जाते हैं, जो सत्ता में नहीं उसके पास जाते नहीं है। वो सत्ता में नहीं उसके पास जाएंगे तो उनको मालूम है उठा के तुरंत अंदर डालेंगे। पिछले बार में जो इलेक्शन हुआ था ना, का अपना महाराष्ट्र का इलेक्शन विधानसभा का, उस वक्त पे क्या हुआ था मैं बोल रहा हूँ नहीं, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट का इस्तेमाल करके सबको बताया गया था कि इन पार्टी को वोट करना चाहिए, इतना तुम दबाव डालो। ये बात पूरी महाराष्ट्र में चर्चा हुई थी ना। वो फिर कारपोरेशन में वो खड़ा रहे न रहे, हम अभी वो अन्य राज्य में जो चल रहा है ना, जेल से बाहर निकल के जाओ, तुम जाके उधर से वोट करके वापस जेल में बैठे जाओ। बराबर है, वो खाली गुंडा लोग नहीं है जिनके पास लोकप्रियता है। लोग बाहुबली के पास भी आते हैं और लोग पॉलिटिकल के पास भी आते हैं और लोग दूसरे भी लोग आते हैं कि जो जेल में है उनको बाहर निकाला जाता है पैरोल पे, तुम आ जाओ वापस, तुम अंदर आ जाओ, तब तक तुम हमको वोट करने के लिए। वैसी बात उस वक्त में महाराष्ट्र में होती। चुनाव के लोकप्रियता से नहीं हुआ। अगर वो उन्होंने बोला मैं बोल रहा हूँ इधर वोटिंग करो, वो उधर ही डर के मारे करने वाले ही है। ये जो गलत है उसके लिए कानून बदलना पड़ेगा। मेरा तो आज भी कहना है कि जिनके ऊपर क्रिमिनल, जो गैंगस्टर है, गुंडा है, जिसके ऊपर बहुत से बड़े जुर्म यहाँ पे है, वो कानून से भी छूटा होगा, लेकिन उसके ऊपर अगर उसका डर समाज में है, उसको पूरा बंदी करने का कानून करना पड़ेगा। वो कानून जब तक पारित नहीं होता है तब हर पार्टी को चुन के आने के लिए एक तो उनको टिकट देना पड़ेगा, नहीं तो उनका सपोर्ट लेके उनको काम करके चुन के लाने के लिए मदद लेनी पड़ेगी। तो पॉलिटिकल पार्टियां मजबूर हैं ऐसे लोगों के लिए देने की? 100% मजबूर है। ये तो सच बात है। सच बात तो क्यों कड़वी हो रही थी, लेकिन बोलना तो पड़ेगा। लेकिन मैं आज भी बोलता हूँ, सत्ता किसकी भी होने दो, वो सत्ते के पीछे जाते हैं कि उनको। दादा ने मजबूरी में टिकट दिया होगा? हाँ, दादा ने मजबूरी में टिकट दिया? नहीं, दादा ने मजबूरी में दिया ऐसा मैं नहीं बात कर रहा हूँ। दादा ने मजबूरी नहीं दिया ऐसा नहीं बात कर रहा। वो उनके पार्टी में पहले से ही थे ना। उन्होंने नया किसको दिया नहीं, जो पहले से पार्टी में जो कारपोरेटर थे उनको ही उन्होंने टिकट दिया है। और जो बात कर रहे हैं, आरोप कर रहे हैं, प्रत्यारोप कर रहे हैं, मैं कितने का नाम बताऊं? आज वो किसका सपोर्ट लेके वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं? बीजेपी का एक नेता है, उसका नाम नहीं लूँगा, उसने पिछले बार जो चुनाव में इलेक्शन लड़ाया था ना, उसमें कितने लोगों को टिकट दिया उसका भी मैं याद ही दूंगा। वो चुन के आए और फिर बीजेपी सत्ता में बैठी। ये सच है। कौन है नेता? नहीं ना, नाम क्यों बताओ? मैंने बोला ना, जब ये बात मेरे को कोई पूछेगा बीजेपी वाला तो मैं नाम बताऊंगा। अभी बात चल रही खासकर एक और कि नीतीश राणे, खासकर बीजेपी के जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो कहते हैं कि मुंबई में, महाराष्ट्र में आई लव महादेव चलेगा, आई लव मोहम्मद नहीं चलेगा। फिर वो ये भी कहते हैं कि जैसे राज ठाकरे कहते हैं कि हम हिंदू हैं पर हिंदी नहीं हैं, वैसे उसके जवाब में वो कहते हैं कि हम हिंदू हैं पर हम उर्दू नहीं हैं, हम हिंदी हैं पर उर्दू नहीं है। वो उर्दू भाषा ले आते हैं। अभी हिंदू भी कौन सी भाषिक है वो भी अभी तय होने लगा है। मुझे ये कहना चाहता, मैं आज भी बोलता हूँ, वही मैं बता रहा हूँ कि हम लोग राजनीति को कहाँ पे लेके जा रहे हैं। हिंदू कौन है ये बताने के किसी की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो बात निकाली जाती है ना, हिंदी भाषी
का जो बात आ गई, कारपोरेशन आने के पहले ही ये बात आ गई, आप समझ के लो, ये प्री प्लान पूरा ये किया हुआ ये रहता है, योजना रहती है। ये आई कभी जब भी कारपोरेशन लगने वाले थे तभी था कि नहीं? नहीं, वो तो बाद में आता हूँ मैं। पहली बात कहाँ पे आ गई? हिंदी भाषा जो है राष्ट्रीय भाषा, उसको वहाँ महाराष्ट्र में उसको प्राधान्य देने पड़ेगी। वो करने की बात क्यों आई गई? मराठी छोड़ के जितने लोगों की हिंदी भाषा है उनको अपने ओर करने की बात हो गई, ऐसा मुझे लग रहा है। तो और राज्य में पहली मातृभाषा है उसको प्रायोरिटी दिया जाता है। फिर हिंदी भाषी को किसने ना बोला है, लेकिन पहले से ही करना चाहिए। ये क्यों निकाला? 5वीं से तो हम लोग पढ़ रहे हैं ना। अभी मैं मराठी हूँ लेकिन मैं हिंदी बोल रहा हूँ ना, मुझे किसने रोका है? लेकिन वो निकाला है। दूसरी बात है आई लव महादेवा। जो बोलने वाले वो कितने महादेव को मानते हैं मुझे पता नहीं है। भगवान को बोलने के बाद मानने के ये दिल से उसके भलवा के चाहिए, उसके ऊपर प्रार्थना चाहिए। वो खाली आई लव महादेवा, फिर ये बोलेगा ये उर्दू नहीं होना चाहिए, ये बोलेगा फिर ये नहीं होना चाहिए। सरकार में जो आदमी बैठते हैं ना, तो उनकी जिम्मेदार रहते हैं। वो खाली एक समाज का नेतृत्व नहीं रहते, वो पूरे राज्य के नेतृत्व करते हैं, हर समाज के नौकर का नेतृत्व करते हैं। लेकिन अगर वही बोलने लगेंगे, वही तरह राजनीति होगी, तो मेरे ख्याल से वो गलत है और ये ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाली है। कल मुख्यमंत्री ने खासकर देवेंद्र फडणवीस ने खासकर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की जो गठबंधन है उसको लेकर कहा कि एक कन्फ्यूज्ड और एक करप्ट, ऐसे दो लोगों की ये गठबंधन है। मेरे ख्याल से पहले से वो उनके साथ में थे तभी उनको करप्ट नहीं लगे। राज ठाकरे पहले था, वो जब तक वहाँ से बाहर नहीं पड़ रहे थे तभी सब रोज जाके उनको सब लोग मिल रहे थे सत्ता में, तभी कंफ्यूज कौन था मुझे पता नहीं है। लेकिन आज वो बाहर निकलने के बाद बोल रहे कि कंफ्यूज और करप्ट। इतने दिन तो आपके साथ में थे ना, तभी आप कंफ्यूज थे क्या वो कंफ्यूज थे? मना नहीं पाए राज ठाकरे को बीजेपी। हाँ, बीजेपी राज ठाकरे को अपनी ओर नहीं कर पाई। मुझे पता नहीं कोशिश की उसमें क्या हुआ, मुझे पता नहीं, वो दोनों को ही मालूम है। दूसरा बात खासकर अजित पवार की कि जिस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, अभी हाल के दिनों में उनका एक जो बयान आया कि मुझ पे उन पे भी 17,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया गया, लेकिन हुआ क्या? आज उन्हीं लोगों के साथ उठते हैं, बैठते हैं, मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं अजित दादा पवार ने ये अपनी जो उनकी वेदना है उस समय पे उनके आरोप लगाए, वो वेदना बोलकर दिखाई लोगों के सामने। और कहीं ना कहीं बीजेपी को टारगेट किया उन्होंने, सिर्फ एक झूठ और भ्रम फैलाया 17,000 करोड़ के सिंचन घोटाले का। नहीं, ये तो कैसे, मैं पहले बोला कि बीजेपी फॉर सोची समझ के काम करने वाली पार्टी है। वो प्री प्लान करके एक प्लान बनाती है और सोच समझ के वो नियोजन करती है। और उन्होंने पहला तो अजीत दादा को टारगेट किया है, 70,000 करोड़ का किया। खुद देश के पंतप्रधान आके उन्होंने बोला है कि ऐसा ऐसा चल रहा है करके। तो ऐसा क्या हो गया? ये सब आपके पार्टी में तो लिया, बाद में उनको साथ में लिया, अभी आरोप होने के बाद उनको क्लीन शीट भी हुई है। अभी फिर वापस बोलते कि नहीं, फिर 70,000 करोड़। जब भी थोड़ा सा मुठभेड़ होती है तो फिर बोलते नहीं 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचारी। बदनाम करने के लिए वक्त नहीं लगता है। बदनाम करने के लिए कोई भी मदद दे के होएगा तो लोगों को अमाउंट और पूरा ये जो ज़्यादा दिखने के में आने के बाद फिर लोग बोलते अरे बाप रे कितना 1,000 करोड़ का हो। तो ये कैसा है, इस साजिश रहती है ना, वो प्लान रहता है। अब उन्होंने बोला है ना कि मैं आज भी उनकी पार्टी में बैठा हूँ ना, मेरे ऊपर आरोप हुआ ना, मेरे पार्टी में आरोप तो होता रहता है। वो पुणे में जो उनके ऊपर आरोप हुए उसके बारे में उन्होंने बताया था। तो अभी सवाल ये भी है कि अब जबकि आप दो पिंपरी चिंचवड़ और पुणे नगर निगम में आप लोग साथ आ गए दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस, क्या ये आने वाले भविष्य की भी इसको कहें कि एक शुरुआत है साथ में आने की, दोनों पार्टी के मर्जर की, या फिर आने वाले कई चुनाव साथ में लड़ने की? भाजपा को छोड़ के अपने को पार्टी चलाने के लिए अलायंस का सुझाव जो है आदरणीय पवार साहब ने मान लिया था। और उसके बारे में पिछले कारपोरेशन में जो चुनाव हुए थे, नगर पंचायत नगर पालिका, उसमें भी बहुत से पार्टी के साथ हमारा अलायंस हो गया था।
आज भी ऐसी बात है कि मुझे जो लग रहा है कि बीजेपी जो है अपने मित्र पक्षों को बढ़ाने नहीं देती है और बीजेपी मित्र पक्षों को खा जाती है, ऐसा चर्चा है पूरे देश में, राज्य में। अभी दोनों पार्टियां, खाली अजीत दादा गुट नहीं बोल रहा हूँ, शिंदे गट भी है, उनको भी अपने अस्तित्व को टिकाने के लिए पार्टी तो बढ़ानी है, कार्यकर्ता को ताकत देनी है, तो उनको तो काम करना पड़ेगा। वैसे दोनों पार्टी काम कर रही है और उसमें भी अगर ये गठबंधन हमारा कुछ जगह पे हुआ है अजीत दादा का, हमारे विचार एक है ना, यानी मैं हाँ, उन्होंने उनके साथ अलायंस किया है लेकिन उनके विचार अलग रखे हैं। जैसे मैंने एक मुलाकात में अभी बताया है कि वो आरएसएस के नागपुर में अजीत दादा गट का कोई आदमी गया नहीं, तो उनका विचार उन्होंने रखा है कि मैं सेकुलर हूँ, तो ऐसा उन्होंने जो रखा है, तो उनके साथ हमारी पार्टी का एक साथ में विचार अगर एक आया, पूर्वी के हमारी पहले की हमारी एक ही पार्टी थी ना, तो उसमें उनके साथ बैठने के लिए हर्ज क्या हमारे। आप लोग कंफर्टेबल है एकदम अजीत पवार के साथ आगे गठबंधन जाने में, या नेगोशिएट करने की जो बात होती है, आप टेबल पे बैठते हैं, सीटों के बंटवारे की बात है या कुछ एजेंडा की बात है, कंफर्टेबल है आप लोग? इस वक्त में पूना, पिंपरी चिंचवड़ और परभणी में हमारे जो बातचीत हुई कंफर्टेबल हो गई। और हमारी लड़ाई किसके साथ थी? दोनों की लड़ाई बीजेपी के साथ थी। वहाँ पे बीजेपी के साथ लड़ाई करने के लिए, क्योंकि उन्होंने अलायंस किया नहीं अजीत दादा के साथ, और हमें भी दोनों का जो वार्ड है, जो दोनों के कैंडिडेट है, जो उनके वोटर्स है, वो एक थे, उसका बंटवारा नहीं होना चाहिए, इसके लिए एक हो गए, कंफर्टेबल हुए। आगे पीछे तो होना पड़ता ही है, मैं भी खुश नहीं रहूँगा, वो भी खुश नहीं रहेंगे, तो उसमें हम लोग ने एडजस्ट करके करने के लिए तय किया था। तो लगता है पुणे पिंपरी चिंचवड़ दोनों नगर निगम में आप लोग सरकार बना पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे तो बीजेपी बहुत पूरी ताकत के साथ उतरी हुई है। ताकत क्या है, ताकत क्या है मुझे पता नहीं है। लोगों की ताकत के ऊपर नहीं आते वो लोग, पैसा और पावर के ऊपर आते हैं। मेरे ख्याल से मैंने बोला ना, बहुत से ऐसे रास्ते बताए कि वो चुनाव जीतने के लिए और सत्ते पे आने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। अजीत पवार तो वहाँ के पुणे के पालक मंत्री हैं, इसलिए आपके पास भी काफ़ी ताकत है ऐसे मामलों अगर हम बात करें। जैसा कि अजीत पवार हमारे पास में अभी साथ में, हम लोग उम्मीद है हमें कि वो सत्ता हमें मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे जो डेवलपमेंट हुआ है, कोई कुछ भी कहने दो, बीजेपी कल आई है लेकिन पुणे पिंपरी चिंचवड़ पहली राष्ट्रवादी पहले से, और पिंपरी चिंचवड़ और पुणे का डेवलपमेंट पवार साहब ने किया है। आईटी पार्क किसने लाया? बीजेपी ने लाया, आईटी पार्क पवार साहब ने लाया। टाटा टेल्को बिल्को वहाँ पर पिंपरी चिंचवड़ का डेवलपमेंट किसने किया है? पवार साहब ने किया था, बीजेपी नहीं थी। और बीजेपी में गुण क्या है, हमारे ही राष्ट्रवादी के लोग बीजेपी में गए, इसलिए बीजेपी वहाँ पे उभर आ गई है। न तो बीजेपी का वहाँ क्या था, हमारे पार्टी के लोग फूट रहे, और फोड़ने के बाद वो उधर गए। और वहाँ पे अजीत दादा ने भी पुणे पिंपरी चिंचवड़ में डेवलपमेंट किया है ना। पिंपरी चिंचवड़ कैसे डेवलपमेंट हुआ, तभी कहाँ पे बीजेपी थी, तभी अजीत दादा पवार था, उन्होंने किया था ना, डेवलपमेंट किया उन्होंने। नवाब मलिक भी खासकर कहते हैं कि अगर नीचे का जो कार्यकर्ता है आपका दोनों पार्टियों का, वो चाहता है कि दोनों गठबंधन हो जाए, दोनों साथ में आ जाए, मर्जर हो जाए, बस बड़े नेताओं का ग्रीन सिग्नल का इंतज़ार है। ये मर्जर होने की बात की आज की बात नहीं है। आज मैं सिचुएशन बताऊंगा कारपोरेशन के, और आगे पार्टी के लिए मर्जर करने के लिए वो सिस्टम रहती है। ऐसा ही मैं बोलूँगा नहीं मर्जर होना है, ऐसा नहीं रहता है। उसके लिए बैठता है, पार्टी के बारे में क्या करना है, आगे पीछे जाके क्या किसके, बहुत सी प्रॉब्लम उसमें बहुत से सवाल भी खड़े रहते हैं, उसको सोल्यूशन निकाल के उसको फिर पार्टी मर्जर की बात रहते हैं। ऐसे कहाँ पे बात ही अभी नहीं हुई है, अभी खाली अलायंस की बात हुई है। लेकिन एक कदम आपने बढ़ा दिया है उस, और दोनों ने साला। देखो कल का क्या होगा मैं आज नहीं बताता हूँ, क्योंकि देखो भाजपा सत्ते में आने के बाद क्या कर सकते हैं उसका अंदाज आने के बाद कोई पॉलिटिकल लीडर क्या निर्णय लेगा उसके ऊपर सब डिपेंड रहता है, उसके ऊपर डिपेंड रहता है आगे का जाके क्या करना है। वहाँ तो हम लोग कैसे बोल कर रहे हैं। नहीं, लेकिन खास बात यह है कि अजीत पवार जो है उन्होंने भी कहीं ना कहीं साथ में आकर एक ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि आप लोग एक साथ अब आने वाले समय में जा सकते हैं। वो अजीत पवार का हमारा अभी उस बारे में बात ही नहीं हुई है। जब भी बात होगी तो आपको मालूम पड़ेगा। आज बात नहीं तो मैं उसके लिए क्यों बोलूँ। देखो ऐसा है कि एक दिन में थोड़ी निर्णय होता है, अगर करना है तो हमारे कुछ नेतागण है, हमारी कमेटी है, उनकी नेता उनके कमेटी है, उनके ऊपर बात होगी, बात में समझ में चर्चा होगी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए,
पार्टी टूटी है, वापिस एक होने के लिए क्या करना चाहिए, उसके ऊपर बात होती है। ऐसा थोड़ी है कि नहीं आपने बोला है चलो अभी एक साथ में हो गया और अपन कल से काम करेंगे, ऐसा नहीं होता है। विचार अलग अलग है, विचार में और कुछ डिफरेंस है, उसको कैसे तो आज तो बात विचार तो आप लोग कह रहे थे एक ही है, मतलब विचार मतलब आपकी आइडियोलॉजी तो एक ही है। आइडियोलॉजी एक ही है, लेकिन आइडियोलॉजी जिसके साथ गई है वो एक नहीं है ना। दादा वहाँ से छूट जाए अजीत पवार तो फिर यहाँ अजित पवार वहाँ से छूटेगा तो तुरंत होगा, और उसके बारे में वहाँ पे रहने के बाद खुद की अलग पहचान रखेंगे, उसकी हमारी पहचान उनकी पहचान जुड़ जाएगी। हमें लग रहा था नहीं वो मर्ज होके जाएंगे, सॉरी उनके विचार के ऊपर पूरे ये हो जाएंगे, वैसा हमें दिख नहीं रहा अभी। वो उससे आगे क्या होगा तो मैं आज नहीं बता दूंगा। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन विजेंद्र के साथ समीर भिसे, इंडिया टीवी, मुंबई।